क्लास 12 आज हम लोग नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले कि जो धारा होती है बच्चों, जो धारा आप लोग के जो कोर्स में आप लोग पढ़ोगे, धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट करंट और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे शॉर्ट में हम डीसी और एसी बोलते हैं। ठीक, डायरेक्ट करंट क्या होती है? जो हमको सेल से या बैटरी से मिलती है उस करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट होती है वो खाली एक ही दिशा में इस तरीके से बहेगी और इसका जो करंट का जो वोल्टेज का मान जो हमको सेल से या बैटरी से मिलता है वो बहुत कम होता है। तो आप लोग देखते हैं जैसे हम टॉर्च में सेल डालते हैं, जो हमारी वो क्या है, डायरेक्ट करंट है ना। तो उसको हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, थोड़े बहुत काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो क्या होती है? जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो करंट है इसका जो मान है समय के साथ साथ बदल रहा है। पहले कुछ था, फिर कुछ हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर घट के ज़ीरो होने लगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने लगा, फिर घट के ज़ीरो होने लगा। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो समय के साथ साथ इस करंट का मान और वोल्टेज का मान, ये दोनों ही क्या होता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है। और इसमें जो हम घरों में जो करंट यूज़ करते हैं वो करंट हमारी क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। क्योंकि इसको हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफार्मर की सहायता से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हो तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 50 हर्ट्ज़ और जो वोल्टेज होता है लगभग हम 220 वोल्ट पे इस ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। ठीक, और जो डीसी करंट होती है इसमें जो धारा का मान होता है या वोल्टेज का मान, धारा का मान या वोल्टेज एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, ये होती है हमारी डीसी करंट। और एसी में क्या होती है, धारा और जो वोल्टेज होता है वो पीरियोडिक रूप से चेंज होता है। मतलब एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, फिर से वो अपने पाथ को क्या होगा, फिर से रिपीट करेगा। पीरियोडिक का मतलब एक निश्चित समय के बाद जब कोई वस्तु अपने पाथ को दोबारा दोहराती है, जैसे कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे बाद अपने पाथ को रिपीट करती है। मिनट वाली सुई जो होती है वो अपना 60 मिनट्स के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है। तो वो आप पीरियोडिक मोशन हो गया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी क्या होता है, जो तुम्हारे वोल्टेज और जो करंट होती है वो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, फिर से अपने पाथ को रिपीट करेगा। और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइप में क्या होगा, 2 बार वोल्टेज या करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और 2 बार शून्य होगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जब हम किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाते हैं तो आप लोग को पता है जब हम किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो क्या होगा, उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस, पहले तो एक जो तुम्हारा ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो डेवलप होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा कि अगर वो कुंडली किसी सर्किट में जुड़ी हुई है, सर्किट हमारा पूरा है, तो उसमें एक धारा बहने लगेगी जिससे हम कहते हैं प्रेरित धारा। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगा कि कुंडली में एक वोल्टेज भी, कुंडली के सिरों के, परपत के सिरों के बीच एक वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। तो ये सब क्यों हुआ कि जब आपने किसी कॉइल को क्या हुआ, घुमाना शुरू किया। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों कि ये हमने एक कॉइल कुंडली ली है। इस कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, अब हमने क्या किया कि हमने इस कुंडली के तल के लंबवत जो फ्लक्स रेखाएँ क्या होंगी, वो कुंडली के तल के लंबवत गुजरेंगी, यानी कि ऐसे गुजरेंगी फ्लक्स रेखाएँ, है ना। तो हमने माना कि इस जो फ्लक्स रेखाएँ जो होती है, ये जो कुंडली के तल के लंबवत हमने फ्लक्स रेखा खींची, इसका और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना जो कोण है वो हमारा थीटा है। ठीक, थीटा क्या है यहाँ पर कि जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो हमने माना कि जो कुंडली है वो थीटा कोण से घूमती है। ठीक, तो 30 सेकेंड में इस थीटा कोण को घुमाने में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, पहले हम उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो थीटा है ये हमारा क्या है, इस कुंडली के तल के लंबवत जो फ्लक्स रेखा हैं उनके बीच बना कोण। ये तो हमारा कुंडली का तल है,
फ्लक्स रेखा जो इससे होकर गुजर रही होंगी तो उनके बीच का जो कोण है वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये कुंडली के तल के लंबवत हो गया, ये कुंडली के तल के लंबवत हो गया, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, तल के लंबवत घटक निकाल लेते हैं। तल के लंबवत हमारा ये घटक होगा, हमने ये घटक मान लिया क्या है इसका, बी कॉस थीटा है। तो यहाँ थीटा क्या है बच्चों, ध्यान रखो, कुंडली के तल पर खींचे गए लंब और फ्लक्स रेखाओं के बीच बना कोण। और फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं, कुंडली से होकर गुजर रही हैं हमारी। ठीक है, तो हमने शुरू में ये माना कि जब कुंडली का जो तल होता है वो फ्लक्स रेखाओं को जब लंबवत होता है, फ्लक्स रेखाएं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं इसके लंबवत होता है, उस समय जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स होगा, वो अधिकतम होगा। ठीक, अब ये हमने क्या किया कि इस कुंडली के तल के लंबवत हमने इस चुंबकीय क्षेत्र का या फ्लक्स रेखाओं का कंपोनेंट निकाल लिया बी कॉस थीटा। तो जो फाई होगा, चुंबकीय फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फाई बराबर बी इंटू ए होता है, जहाँ एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल होता है और एन फेरों की संख्या होती है। फाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फाई बराबर बी इंटू ए। तो कुंडली के तल के लंबवत जो घटक है वो हमारा बी कॉस थीटा, तो बी की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक, तो ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी। फिर कॉइल को हमने थीटा कोण से घुमाया है, टी समय में तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा, हमने यहाँ रख दिया। अब जब फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है वो होती है डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू को जब यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए को हमने बाहर निकाल लिया, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। जो बच्चे मैथ्स के हैं उनको पता होगा कि जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा जब होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो कॉस, अब ये आएंगे अगर थीटा है तो कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ये भी हमारा क्या है, टी का फंक्शन है, तो इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब डी अपॉन डी टी ओमेगा टी लोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी यानी कि हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा हो गया है ना। तो इसीलिए जो वैल्यू हमारी जो आएगी कॉस ओमेगा टी का जो फंक्शन है, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा और मिलेगा। हमने ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि ये टी का एक फंक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ टी का फंक्शन नहीं होता तो हम खाली माइनस साइन ओमेगा या माइनस साइन थीटा लिखते। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आ गया, माइनस को बाहर निकाल लिया, ये आ गया। और आप लोगों ने जो फैराडे का नियम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़ चुके, तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। अब जो ई की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रही है। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई भी मैक्सिमम होगा, जहाँ ई मेरा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, तो अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हम अगर साइन ओमेगा टी को यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो यहाँ जब 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी प्रेरित विद्युत वाहक बल की। तो ई मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, और इसको हम बोलते हैं ई ज़ीरो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको बोला जाता है ई ज़ीरो बोला जाता है। तो हमने इसको, ये मेरी ई ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ गई, एन बी ए ओमेगा। तो मैं इस यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को ई ज़ीरो से शिफ्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। ठीक, अब इसमें मैंने क्या कहा, ई की जो वैल्यू है वो मेन इस ओमेगा टी पर डिपेंड कर रही है। जब कुंडली का तल फ्लक्स रेखाओं के एकदम लंबवत है, मतलब अगर ये आपकी कुंडली है और ये आपकी फ्लक्स रेखा है, तो आप देख सकते हो जो कुंडली का तल है वो क्या है, फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो गया। ठीक, उस समय जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगी तो उस केस में जो साइन, जो ई की वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम होगी। ठीक, जब कुंडली का तल क्या होगा, जब आपका कुंडली का तल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा 0 होगा। अब हमने क्या किया, इस कुंडली को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। जब घुमाना शुरू किया तो इस तरीके से हो गया। इस समय जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है।
जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, थीटा हमारा क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत ये एंगल, और जो बी की वैल्यू है वो हमारी ऐसे, ये मेरी बी की वैल्यू है, ये तो बी की वैल्यू हो गई, और ये कुंडली का तल, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो जब कुंडली हमारी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, तो E = E0 sin 90, उस समय ही हमको मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान 0 होता है जब कुंडली का जो तल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ऐसे होता है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और जब हम इसको घुमाते जाते हैं और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है उस केस में प्रेरित विद्युत भाग बल हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, तो ये मेरा, अगर कुंडली को हम घुमाना शुरू करें तो मेरा 1/4 चक्कर पूरा हुआ। अब ये क्या हुआ, आधा चक्कर पूरा हो गया। आधे चक्कर में क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक, तो थर्ड केस में जब हम थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री रखेंगे उस केस में E = E0 हो जाएगा sin ωt, यानी कि E0 sin 180, और उस समय ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, अब जब थीटा बराबर हो गया 270 डिग्री, यानी कि फिर से कुंडली मेरी क्या हो गई, लंबवत हो गई, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई, ऐसे। तो उस केस में जब आप E की वैल्यू रखोगे तो E0 sin 270, और इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस का E0 आ गया। ठीक है, अब जब थीटा जब 360 हो जाता है, यानी कि पूरा एक चक्कर, ये कुंडली मेरी ऐसे थी, इसने धीरे धीरे घूमना शुरू किया, ये चौथाई चक्कर पूरा हुआ, फिर ये हाफ चक्कर पूरा हुआ, फिर ये 3/4 हुआ, अब ये पूरा चक्कर पूरी घूम गई कुंडली। तो जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो जाती है उस केस में E = E0 sin 360, यानी कि वैल्यू हो गई हमारी 0 डिग्री, है ना। तो कुंडली का जो पहले आधे चक्कर में क्या होता है, पहले आधे चक्कर में जो मेरा E का मान है वो 0 से बढ़कर 90 डिग्री होता है, और फिर 90 से बढ़कर क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 पे आ गया। ठीक, और उसके बाद दूसरे आधे चक्कर में क्या हुआ, प्रेरित विद्युत भाग बल बढ़ा तो सही लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ा, और 0 से बढ़कर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये बढ़कर मैक्सिमम हो गया, और फिर ये घटकर क्या हो गया, फिर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कुंडली को पूरा एक चक्कर घुमाया तो 2 बार इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई, एक बार प्लस डायरेक्शन में और एक बार माइनस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और 2 बार क्या हुई, 0 हुई, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है, बार बार रिपीट होता रहता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि इसमें जब कुंडली का तल ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि थीटा की वैल्यू अब 0 डिग्री है, तो उस केस में जो E का मान मिला मुझे 0 मिला। जब समांतर हो गई तो E मेरा मैक्सिमम हो गया, प्लस डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। जब 180 हुई तो फिर से 0 हो गया। तो इस एक चक्कर में क्या हुई, देखो यहाँ मैक्सिमम हो गई ना, फिर ये 0 हो गई। तो एक चक्कर में 0 से 90 डिग्री, 0 से मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम से 0 हुई। फिर दूसरे चक्कर में क्या हुआ, मैक्सिमम तो हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुई और फिर से 0 हो गई। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है, बार बार हमारा रिपीट होता रहता है। और जब इस कॉइल को आप किसी सर्किट में जोड़ देते हो तो सर्किट के सिरों के बीच एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसका जो मान होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, वो प्रेरित विद्युत भाग बल के साथ साथ के समान ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या होता है, पीरियोडिक उसमें भी चेंज होता है। जैसे कि इसमें विद्युत भाग बल में चेंज हो रहा है, इसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी चेंज होगा और ऑल्टरनेटिंग करंट में भी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अगर परिभाषा लिखी जाए कि प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल क्या होता है, तो आप क्या परिभाषा लिखोगे बच्चों, कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, नोट करते जाओ, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के परतः नियत कोणीय वेग से घुमाते हैं
क्षेत्र से घुमाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लगातार परिवर्तन होता रहता है। लगातार परिवर्तन होता रहता है जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और इसका मान क्या होता है? आवृत्ति के साथ साथ क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक, अब प्रत्यावर्ती धारा की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या होगी? यदि कुंडली का परिपथ पूर्ण है, तो कुंडली को अक्ष के प्रत्यय घुमाने से एक धारा उत्पन्न होती है जो परिमाण व दिशा में आवर्त रूप से परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति करती है। मतलब जो करंट का मान चेंज तो होगा और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा? फिर से वो उसी पाथ को बार बार दोहराएगा, उसकी पुनरावृत्ति करती है। उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। बस जहाँ जहाँ धारा वहाँ वोल्टेज लिख दीजिए। वोल्टेज में भी ये चीज़ होती है कि ऐसा वोल्टेज यहाँ से लिख सकते हो कि जब किसी कॉइल को हम अक्ष के प्रत्यय घुमाते हैं तो उसमें एक ऐसा वोल्टेज उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली के सिरों के बीच एक ऐसा वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो परिमाण व दिशा में आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है और एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? उसकी पुनरावृत्ति को करता है। ठीक है, उस एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसकी पुनरावृत्ति करता है। उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का अगर आप ग्राफ खींचोगे, जैसे कि आपने पीछे विद्युत वाहक बल का मान निकाला, तो इसी तरीके से जो प्रत्यावर्ती धारा है इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? I=I0 sin ωt, ये तो कि प्रत्यावर्ती धारा, और V क्या हो जाएगा? V0 sin ωt। ठीक, जैसे कि आपने पीछे देखा कि जो E का मान था वो हमारा चेंज होना शुरू हुआ था 0 डिग्री से। 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एंगल्स प्लॉट करें, ये मेरा 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया
और ये 360 हो गया। तो आपने प्रेरित विद्युत भागवल में क्या देखा था कि पहले हमारा 0 का मान बढ़ रहा, इस प्रेरित विद्युत बल का मान बढ़ रहा था और कहाँ तक बढ़ा, 90 तक बढ़ा, मैक्सिमम हुआ। फिर इसका मान क्या हुआ, कम होना शुरू हुआ। फिर इसका मान क्या हो, 0 हो गया। फिर इसका मान बढ़ना शुरू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद फिर 0 हो गया। सेम जो ग्राफ मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, आई और वी के लिए भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ हमने लिया है ये तो अभी हमने खैर एंगल्स ले लिए, इसको हम टाइम इंटरवल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वैसे एक एक्चुअली ओमेगा टी की वैल्यू है यहाँ पर जो आपने ली है। ये हमारी क्या है, वी और आई। जब वी और आई के लिए भी ग्राफ खींचोगे तो वी और आई में भी यही चीज़ होगी। वी और आई का मान 0 से 90 तक बढ़ेगा, 90 से 180 के बीच में क्या होगा, घटकर फिर से 0 हो जाएगा। और 180 से 270 के बीच में फिर क्या होगा, फिर से वी और आई का मान बढ़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। और 270 पर पहुँचकर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एंगल का मान हम 360 रख देंगे तो क्या होगा, फिर से ये मैक्सिमम से बढ़कर क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम से बढ़कर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा वोल्टेज और करंट का मान चेंज होता है। तो ये हमारा जो यहाँ पर V0 और I0 है, इस I0 को हम बोलते हैं धारा का शिखर मान, ऐसे V0 को बोला जाता है वोल्टेज का शिखर मान। शिखर मतलब मैक्सिमम मान। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी शिखर मान यानी आयाम, आयाम या शिखर मान। ठीक, अब आयाम क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को घुमाते हैं तो दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जब वोल्टेज या करंट हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। तो इसे हम बोलते हैं धारा का शिखर मान या मैक्सिमम मान। या आप लोगों ने देखा कि जब मैंने इसको घुमाना शुरू किया तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज और धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है, तो इनको पीक वैल्यू बोला जाता है। ठीक, और इसको हम V0, अगर V के लिए लिखा है तो ये V0 होगा, और अगर I के लिए ग्राफ खींच रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा। ठीक, और आवर्तकाल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि एक चक्कर में क्या होती है, पहले धारा हमारी एक दिशा में बढ़ना शुरू होती है, 0 से बढ़कर मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम से फिर 0 हुई, फिर विपरीत दिशा में बढ़ी, 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 हुई। तो इसे हम बोलते हैं धारा की एक साइकिल। क्या बोलते हैं, धारा की एक साइकिल। और इस एक साइकिल में जो धारा होती है हमारी 2 बार मैक्सिमम होती है और दो बार क्या होती है, हमारी 0 होती है। ठीक, तो इस एक साइकिल को पूरा करने में, इस एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम बोलते हैं धारा का आवर्तकाल। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कॉइल को हमने घुमाना शुरू किया तो कितना कोण घूमी, जो कॉइल थी हमारी वो 360 कोण घूमी, यानी कि 2 पाई कोण घूमी, है ना। तो जो धारा का मान होगा ये तो हमारा शिखर मान I0 और V0 हो गया, है ना। और जो आवर्तकाल होगा, जैसे कि मैंने बताया आवर्तकाल क्या होता है, एक साइकिल पूरा करने में प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय, ये हमारा क्या कहलाता है, ये समय हमारा आवर्तकाल कहलाता है। तो T बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन, एक चक्कर में आप कॉइल को घुमा रहे हो उसमें विस्थापन कौन सा हो रहा है, कोणीय विस्थापन। तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन बटे दूरी बटे क्या होता है, वेग होता है ना। वेग कौन सा लोगे यहाँ पर, कोणीय वेग। तो एक चक्कर में कॉइल हमारी कितनी एंगल घूमी, 360 यानी कि 2 पाई, और कोणीय वेग होगा हमारा ओमेगा। तो ये T = 2 पाई पर हमारा क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। ठीक, अब जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है बच्चों, आवृत्ति की परिभाषा क्या होगी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरे करेगी, ये हमारी एक साइकिल है, तो 1 सेकंड में जितने ऐसे साइकिल पूरे करेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरे करती है
पूरी करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। और किसे डिनोट करते हैं? एफ से। यहाँ पर एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर क्या हो गया? 1/t, यानी कि 1/t की वैल्यू अपने 2π/ओमेगा निकाली, यानी कि ω/2π। तो ये हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। और अभी मैंने बताया कि जो घरों में हम लोग एसी करंट यूज़ करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। पीछे मैंने बताया था। अब इसके बाद बच्चों तुम्हारा आता है कि जो कला होती है, फेज़ क्या होता है ना? जो आपने एक क्वेश्चन देखी, कला क्या होती है? आपने प्रत्यावर्ती धारा के लिए, वोल्टेज के लिए इक्वेशन बनाई, V = V0 sin ω t, और I = ये धारा के लिए होगा sin ω t, I0 sin ω t। तो जो ω t कोणांक है, साइन का जो कोणांक है ω t, इस ω t को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की समय t पर कला। जो ω/t है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा कला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। और जो आपकी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो धारा की जो कला होती है उसको मेन एक्चुअली एक तरीके से एंगल हो गया। आपने कितने एंगल से उस कॉइल को घुमाया। ठीक। जैसे कि मैंने बताया कि हम जो घरों में जो लाइट यूज़ करते हैं तो उसमें जो धारा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब जो धारा है हमारी वो 1 सेकंड में 50 बार क्या होगी? 1 साइकिल, ये हमारा क्या होता है? आवर्तकाल होता है ना? तो ऐसे 50 साइकिल होंगी, यानी कि 50 बार मैक्सिमम होगी और 50 बार मिनिमम होगी। लेकिन जो आपका परसिस्टेंस ऑफ विज़न होता है, हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, जैसे कि आप एक पट्टे पे एक तरफ पिंजड़ा बनाओ, एक तरफ तोता बनाओ, बहुत तेज़ी से घुमाओ तो क्या लगता है कि तोता पिंजड़े के अंदर है ना? इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। तो इस परसिस्टेंस ऑफ विज़न के कारण जो बल्ब हमारा 50 बार बुझ रहा है, 50 बार जल रहा है, तो हमें लगता है कि वो जो बल्ब है वो हमारा लगातार जलता हुआ हमको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? परसिस्टेंस ऑफ विज़न के कारण जो हमको प्रतीत होता है कि बल्ब हमारा क्या होता है? कंटिन्यूशन में 100 बार हमको जलता हुआ लगता है। ठीक।